So hello everyone, welcome back to my channel The Learning Lab. I am Deepika and on this channel we dive into solutions. आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्लास 12. Each week I will be sharing short topics to help you achieve your goal. Make sure to hit that subscribe button and let's get started. आगे हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन का सबसे पहले हम लोग इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन एक क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है. इसमें हम लोग कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात नहीं करेंगे. इसमें कम से कम दो कंपोनेंट होता है, कम से कम दो कंपोनेंट होता है और दो से ज़्यादा भी हो सकता है. अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. क्या आप लोगों को पता है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ. होमोजीनियस मिक्सचर होता है यानी कि कभी भी कोई भी डिफरेंट लेयर नहीं होगी. जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल होगा. ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं. सबसे पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है पॉलिनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, और पॉलिनरी सॉल्यूशन में मोर देन टू कंपोनेंट्स होते हैं. एक बीकर है, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर है, दैट्स मीन्स इट इज बाइनरी सॉल्यूशन. if we add a sugar plus salt plus water that's mean it is पॉलिनरी सॉल्यूशन. आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनको समझना है. ठीक है, मान लीजिए आप एक बीकर लेते हैं, उसमें वाटर डाल रहे और शुगर डाल रहे. तो जो एक बीकर में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और उसी बीकर में जो जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं. मान लीजिए हम लोग एक जैसे शरबत बनाते हैं तो शरबत में पानी और सॉल्ट डालते हैं, तो ये जो पानी है वो सॉल्वेंट है क्योंकि पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, और जो सॉल्ट इसमें डाल रहे हैं ये 1 चम्मच 1 स्पून या 2 स्पून डालते हैं तो वो सॉल्यूट होता है. जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट. और जो रिलेटिवली मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि जनरली हम लोग सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लेते हैं और पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है हम लोग को ईजिली मिल जाता है, ये हम लोग को बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, और जो पानी का जो हाई स्पेसिफिक हीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे कितना हम लोग सॉल्यूट किसी भी बीकर में डाल रहे हैं उसी बेसिस में सॉल्यूशन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं. एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड का सॉल्यूशन में बोल रहा है हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जिसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसी को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसको हम लोग कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. अब आगे हम लोग बात करते हैं कि on the basis of solubility of solute solution is classified into 3 parts. solute का solubility के basis पे हम लोग solution को 3 पार्ट में कैटेगराइज किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं. सबसे पहला है अनसैचुरेटेड, दूसरा है सैचुरेटेड और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में क्या बोल रहा है? सॉल्यूट इजिली डिसॉल्व आफ्टर एडिशन इन सॉल्यूशन. सॉल्यूट अगर मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम लोग सॉल्यूट को डाल रहे हैं तो वो इजिली डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं. और जो सॉल्यूट और सैचुरेटेड क्या होता है? सॉल्यूट डू नॉट डिसॉल्व आफ्टर एडिशन इन सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं होता है. मतलब सॉल्यूट जैसे मान लीजिए हम लोग पत्थर डाल रहे हैं तो वो तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ. और सुपर सैचुरेटेड में क्या बोल रहा है? The saturated solution in which solute dissolve in presence of some external factors like temperature, pressure, and after removal of the factors precipitation start.
इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए हम एक बीकर लेते हैं, उसमें कुछ सॉल्यूट डालते हैं, ये सॉल्यूट तभी तक डिजॉल्व होता है जब तक हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर या प्रेशर को हम लोग उसमें कुछ डालते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर को हम लोग उसमें प्रेजेंस करते हैं, तभी वो डिजॉल्व रहता है। जैसे इस टेम्परेचर और प्रेशर को हटाते हैं, यहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन यहाँ पे जमा हो जाता है। आई होप कि आपका ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सारा क्लियर हो रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इस कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हम लोग डाले हैं उसी को मेजर करना, कितना सॉल्यूट डाले उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जो हर जगह यूज होने वाला है। मोलैरिटी में क्या बोलता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितने मोल्स आपके कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद है। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, आई हैव 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डाला हुआ है, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए 2 मोल ऑफ NaCl अगर हम लोग डालते हैं तो इसका मोलैरिटी कितना हो जाएगा? 2 मोल। मतलब कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट ऑफ मोलैरिटी डिवाइडेड मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हैं उसी को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, और एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। अगर आप मोलैरिटी अच्छे से पढ़ लिए हैं तो मोलैलिटी में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, इट्स कॉल्ड 1 मोलर और 1 मीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक बीकर में 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें हम लोग कितना 1 kg सॉल्वेंट में कितना हम लोग सॉल्यूट, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग डालते हैं उसी को हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है, और मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप कि मोलैलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब मोलैलिटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना हम लोग, उसी को हम लोग, ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है ताकि न्यूमेरिकल्स आपका अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकता है 5 मार्क्स में। मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस, सबसे पहले तो हम लोग इसमें डेफिनेशन लिख देंगे, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। और मोलैलिटी में क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब सिंबल मोलैरिटी का कैपिटल M और मोलैलिटी का स्मॉल m। ठीक है, फॉर्मूला में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डिपेंडेंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मोलैलिटी किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यूनिट भी याद कर लेना है। यूनिट में मोलैरिटी में होगा लीटर पर सॉल्यूशन, और मोलैलिटी में होगा केजी पर मोल पर केजी, और इसमें मोल पर लीटर होगा। अब आगे आते हैं तीसरा कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिस कंपोनेंट का हम लोग डेफिनेशन अच्छे से रीड कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। मतलब जिस कंपोनेंट्स का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल्स डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का मोल्स।
ठीक है। मान लीजिए एक बीकर में A प्लस बी है सॉल्यूशन में, ए हुआ सॉल्यूट, और मान लीजिए ए का अगर हम लोग को निकालना है, अगर ए का हम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसका मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब ए प्लस बी का पूरा का मोल्स। समझ में आया? ठीक है। और अगर यही अगर हम लोग मोल परसेंटेज निकालने जाएं तो मोल परसेंटेज क्या होता है, ये जो मोल्स निकाले इंटू 100% से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मोल परसेंटेज निकल जाता है। अब आगे आते हैं, एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो मोलैलिटी का मोल पर केजी सॉल्वेंट यूनिट दिया हुआ है और मोलैलिटी का मोल पर लीटर सॉल्यूशन। आई होप मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये जो तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे आते हैं लॉ पे। हेनरीज लॉ, सॉल्यूशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये है हेनरीज लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या बोलता है, जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। मोल फ्रैक्शन इससे पहले क्लासेस में हम लोग पढ़े, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब ये जो आप लोगों को भी पता है, कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है वो हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो ये जो कांस्टेंट आता है इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट इसी को बोलते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी होता है, जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। मान लीजिए अगर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का घट जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी जो है वो घट जाएगा। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये अभी हम लोग पढ़े, ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिराइव किए थे। P इज इक्वल टू KH, इसी को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पार्शियल प्रेशर जब कांस्टेंट रहता है जो, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेनरीज कांस्टेंट का। ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग को वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के बारे में जानना है। वॉलेटाइल हैज़ प्रेशर एंड नॉन वॉलेटाइल हैज़ नो प्रेशर। इसमें प्रेशर होता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं, मान लो कि एक बीकर है, उसमें ये दोनों सॉल्यूशन जो है हम लोग मिला देते हैं। ठीक है। दो सॉल्यूशन हम लोग मिला दिए, अगर हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो A प्लस बी के बराबर होगा। मतलब टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B के बराबर होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं आगे का इक्वेशन कैसे होगा, ये हम आपको डिराइव करके बता रहे हैं कि P ऑफ A जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो है वो लेस देन होगा प्योर स्टेट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब ऐसा क्यों होता है? अब सरफेस पे ए और बी, क्योंकि अब ये जो सरफेस पे है, अब सरफेस पे ए और बी भी है,